हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी। और आज हम लोग देखेंगे माइंड मैप, लेवल ऑफ मैनेजमेंट और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पूरा माइंड मैप देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या फंक्शन आते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट आते हैं। तो शुरू करते हैं शुरू से। तो पहले देखते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था पहले कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट में टीएलएम आता है, एमएलएम आता है, बीएलएम आता है और वर्कर आता है, और वर्कर सबसे लास्ट में आता है। तो टीएलएम किसे कहते हैं? टीएलएम में टॉप लेवल मैनेजमेंट आता है, जिसमें डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीए, सीएमए, सीएफए, सीओ और भी कोई इसमें भाग लेते हैं, जो कंपनी को ऑर्गेनाइज करते हैं, कंपनी को मैनेज करते हैं। इसमें एक कैपलो है, कैपलो एक फॉर्मूला है, जैसे तुम्हें याद रहने में बहुत ही आसानी रहेगा। सी से कंट्रोलिंग, ए से की अपॉइंटमेंट, पी से प्लानिंग, एल से लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। सी कंट्रोलिंग मतलब जो डायरेक्टर या फिर सीईओ, सीए कोई पॉलिसी निकालता हो, गोल्स निकालता हो या फिर कोई टारगेट देता हो, और उसे उससे काम को देखता हो कि ये काम सही से हो रहा है या फिर अपने गोल को अचीव कर रहा है या नहीं, और उसमें नहीं कुछ हुआ तो उसे कंट्रोल करना और मैनेज करना ही कंट्रोलिंग कहलाता है। ए की अपॉइंटमेंट। की अपॉइंटमेंट का मतलब है, की का मतलब तुम समझ रहे हो, चाबी। यानी कि ऐसे लोग जो कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीए, सीएफओ, सीएमए, ये लोग वो चीज है जो अलग अलग चीजों को संभालते हैं, जैसे कि फाइनेंस का अलग, मार्केट का अलग, प्रोडक्शन का अलग और कंपनी का अलग। पी फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी। टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसी बनाता है, रूल्स बनाता है, रेगुलेशन बनाता है, ताकि एम्प्लॉय उस हिसाब से काम करे जिस हिसाब से हम चाहते हैं कि वो काम कर सके। एल से लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि अगर हम अभी जहां है और 5 साल बाद हमें कहाँ होना है, ये दिखाता है कि हमें आगे कितना आगे बढ़ना है और कितना अभी रुकना है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सोचना ही कंपनी का ग्रोथ बताता है, कंपनी का प्रॉफिट बताता है। ओ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब जो हमने प्लान किया, जो हमने गोल्स बनाया, जो हमने रूल्स बनाया, उसे वर्कर के रूप में वर्कर को दिया और ऑर्गेनाइज किया कि वो लोग काम करे, वो लोग इस रूल को फॉलो करे, तो इसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। यानी कि जो हमने सोचा उसे अप्लाई किया, एक्शन लिया। अब है एमएलएम। एमएलएम का मतलब होता है टीएलएम और बीएलएम के बीच बिचौलिया का काम करना, ब्रोकर का काम करना, जिसमें बीएलएम का प्रॉब्लम टीएलएम को पहुंचाना और टीएलएम का रूल्स और रेगुलेशन बीएलएम को पहुंचाना। एमएलएम का भी कोड होता है सी कोड। सी से कम्युनिकेशन, सी से कोऑर्डिनेशन, ओ से डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑब्जेक्टिव, एल से लिंक, डी से असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब देखो सी से क्या होता है। सी से कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब टीएलएम और बीएलएम के बीच बात करवाना, यानी कि टीएलएम जो पॉलिसी निकालेगा उसे बीएलएम के पास देना, और बीएलएम के पास जो प्रॉब्लम आएगा उसे टीएलएम तक पहुंचाना, यही एमएलएम का काम है। सी से कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जैसे कि एफएम फाइनेंस मैनेजमेंट, पीएम प्रोडक्शन मैनेजमेंट और सेल्स मैनेजमेंट, ये लोग का तालमेल अगर एक दूसरे के साथ ना हो तो ये कभी भी तालमेल के साथ काम नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर रूप के साथ काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर सेल्स आया तो उसे किसको बताना है? तो परचेज यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर को, और प्रोडक्शन मैनेजर को अगर पैसे की जरूरत हुआ तो वो फाइनेंस मैनेजर को बताएगा ताकि उसे पैसा मिले। बस उसी तरह का तालमेल चाहिए होता है। अब है ओ डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑब्जेक्टिव। यानी कि हर वर्कर को हर वर्कर को अलग अलग सेक्शन में अलग अलग काम देना, यानी कि उसका काम समझाना कि वो क्या काम करेगा, उसे ही डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑब्जेक्टिव कहते हैं। एल लिंक, हमने बताया टीएलएम और बीएलएम के बीच बातचीत करवाना, टीएलएम का पॉलिसी और बीएलएम का प्रॉब्लम टीएलएम को देना। डी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। बस ओ डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑब्जेक्टिव की ही तरह डी है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी है। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग लोगों को अलग अलग काम प्रोवाइड करना,
डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑब्जेक्टिव का काम है, और डी उसका काम है जिसमें एक व्यक्ति का काम, जो काम वो अच्छे से कर सकता है, शिद्दत से कर सकता है, उसे वो काम प्रोवाइड करना ड्यूटी कहलाता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी कहलाता है। अब है इधर बिलो लेवल मैनेजमेंट। इसका भी फॉर्मूला है तो SQL विथ STD, यानी कि S से सेफ्टी, Q से क्वालिटी, L से लिंक, W से वर्कर गाइडेंस, S से सेफ्टी मैनेजर, S से सुपरविजन, T से ट्रेनिंग, D से डिसिप्लिन। अब देखते हैं S से क्या होता है। S से सेफ्टी, अगर सेफ्टी नहीं होगा तो बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, और सेफ्टी मैनेजर को देखने का काम होता है सेफ्टी मैनेजर का, जिसको सेफ्टी देखने का काम होता है। इसका एक अलग कोर्स होता है जो सेफ्टी मैनेज करता है। क्यू क्वालिटी, यानी कि अगर किसी प्रोडक्शन में क्वालिटी अगर अच्छा नहीं हो, क्वालिटी मेंटेन नहीं होता है, तो उसका परचेजिंग पावर, प्रोडक्शन पावर और सेल्स पावर बहुत ही नीचे गिर जाता है, जिससे बिजनेस को बहुत ही लॉस होता है। इसके लिए क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत ही जरूरी होता है, और क्वालिटी को देखता है इंस्पेक्टर। एल लिंक, लिंक किसके बीच, तो MLM और वर्कर के बीच। W वर्कर गाइडेंस, यानी कि वर्कर जिसको काम नहीं आता है वो मटेरियल को वेस्ट ना कर दे, उसको गाइड करना और उसे सिखाना कि ये कैसे काम करता है और इसे कैसे यूटिलाइज किया जाता है, बस उसे ही वर्कर गाइडेंस कहते हैं। एस सुपरविजन, ये दो प्रकार के होते हैं, एक विजन होता है और एक सुपरविजन होता है। विजन किसे कहेंगे, विजन उसे कहेंगे हम सिर्फ देख सकते हैं बट उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर एक्शन नहीं ले सकते। जैसे कि टीवी पर हम सिर्फ देखते हैं कि क्या काम चल रहा है बस, और हम जो बोलेंगे उसे सुन नहीं पाएगा, और जो हम कुछ करेंगे उसे सुन नहीं पाएगा। और एक होता है सुपरविजन, यानी कि हम स्टेडियम में जाकर बहुत कुछ कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसमें मेरा खुद का मैनेजमेंट होता है, हम कुछ भी करवा सकते हैं और कर सकते हैं। बस उसी प्रकार का सुपरविजन भी होता है, वर्कर जो काम गलत कर रहा है उसे देखना और उसे पे कंट्रोल करना। टी ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग वर्कर को नहीं दी जाएगी तो वो रिसोर्स को बहुत ही ज्यादा यूटिलाइज करेगा और बहुत ज्यादा खपत करेगा, जिससे हमारे सेल्स में बहुत ही गिरावट आएगा, हमारे प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा गिरावट आएगा। अब डी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन किसे कहेंगे तुम बताओ। डिसिप्लिन उसे कहते हैं जो निरंतर काम करता हो, जिसके पास हमेशा फोकस, हमेशा कंसिस्टेंसी हो, उसे निरंतर कहेंगे। अब हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझ लिया कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किसे कहते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के 5 प्रकार के होते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के 5 टाइप होते हैं, POSDC, यानी कि P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कंट्रोलिंग। P प्लानिंग, तुम बताओ प्लानिंग किसका होता है। प्लानिंग उसका होता है जो गोल किया, जो गोल दिया, जो टारगेट लिया और जो पॉलिसी बनाया और उसे अप्लाई करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, उसे ही प्लानिंग कहते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को सोचना। ओ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग किसका होता है, तो प्लानिंग का, एक्टिविटी का, रिसोर्स का। इसमें एक पॉइंट है IDAE, जिसमें ऐसे था कैपलो, वैसा ही IDA है। तो I से आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, D से डिपार्टमेंटलाइजेशन, A से असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, E से एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग। देखो I आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, जैसे कि TLM ने एक पॉलिसी निकाला, एक गोल निकाला कि उसे कौन काम करेगा, उसमें कौन कौन काम करेगा और क्या क्या काम करेगा। जैसे कि फाइनेंस मैनेजर के लिए अलग वर्कर, प्रोडक्शन मैनेजर के लिए अलग वर्कर, और मैनेजमेंट के लिए अलग वर्कर, ह्यूमन मैनेजमेंट के लिए अलग वर्कर, और सेल्स मैनेजमेंट के लिए भी अलग वर्कर। बस उसे ही आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिविजन ऑफ वर्क कहते हैं, यानी कि अलग अलग डिवीजन में, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों को पहुंचाना आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क कहलाता है। टी डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी ऐसा ग्रुप जो एक डिपार्टमेंट में काम करता हो, जैसे कि फाइनेंस मैनेजर में, जैसे कि
फाइनेंस डिपार्टमेंट में सिर्फ फाइनेंस मैनेजर ही नहीं होता, उसके अंदर भी बहुत लोग होते हैं जो उनको काम करते होंगे, जो उनके साथ काम करते होंगे। बस उसी तरफ का बस उसी तरह का डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, जिसमें अलग फंक्शन में अलग ग्रुप डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, जिसमें अलग ग्रुप एक फंक्शन में, एक डिपार्टमेंट में अलग अलग ग्रुप काम करते होंगे। ए असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, यानी कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी यानी कि किसी पर्सन को उसका काम समझाना और वो क्या काम करेगा उसके बारे में बताना असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी कहलाता है। ए एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग समझो, जैसे कि हमने काम किया, यानी कि वर्कर काम किया, वर्कर के पास कुछ प्रॉब्लम आया, वर्कर बीएलएम को बोलेगा, बीएलएम एमएलएम को बोलेगा और एमएलएम टीएलएम को बोलेगा। और बस उसी प्रकार टीएलएम जो इसका सॉल्यूशन देगा, टीएलएम एमएलएम को देगा, एमएलएम बीएलएम को देगा और बीएलएम वर्कर को देगा। बस उल्टा होगा, उसे ही एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग कहते हैं। अब है दूसरा स्टाफिंग, इसका भी पॉइंट है तो RSPTD। R से रिक्रूटमेंट, S से सिलेक्शन, P से प्लेसमेंट, T से ट्रेनिंग, D से डेवलपमेंट। इसके फॉर्मेशन में समझते हैं, जैसे कि रेलवे के वैकेंसी आता है, वैकेंसी 800 का, यानी कि रिक्रूटमेंट जितने का वैकेंसी आता है, यानी कि हमें जितने का जरूरत है उसे रिक्रूटमेंट कहेंगे। S से सिलेक्शन, यानी कि उसमें से कितने लोग ने फॉर्म भरा, रेलवे का फॉर्म आया, उसमें से 22,000 लोगों ने फॉर्म भरा, 22,000 लोगों ने फॉर्म भरा, तो उसमें 1800 लोगों को, यानी कि जितने का हमें सिलेक्शन करना था उतने का हम सिलेक्शन किया, तो सिलेक्शन उसमें से आएगा। फिर प्लेसमेंट यानी कि जहां से हमने सिलेक्ट उसे किया, उसे हम अपने ब्रांच में भेजेंगे जहां पर हमें वहां उसकी जरूरत होगी। फिर टी से ट्रेनिंग, यानी कि हम उसे जिस ग्रुप के लिए चुने उस ग्रुप के लिए उसे ट्रेन करेंगे ताकि वो और एफिशिएंसी के साथ काम कर सके। और डी से डेवलपमेंट, हम उसे ये बताएंगे कि वो आगे क्या काम कर सकता है और क्या काम और आगे कर सीख सकता है। अब देखें डी डायरेक्टिंग, SLMC, एस से सुपरविजन, एल से लीडरशिप, एम से मोटिवेशन, सी से कम्युनिकेशन। एस से सुपरविजन, हमने बताया कि देखने के साथ उस पर एक्शन लेना, कंट्रोल करना सुपरविजन कहलाता है। एल से लीडरशिप, एक लीडरशिप में ये क्वालिटी होता है कि वो किसी भी चीज को आसानी से समझा देता है, किसी भी रिस्क को आसानी से झेल जाता है और एक ऐसा प्लान बनाता है ताकि लोगों को समझ में आए, ऑर्गेनाइज करे और मैनेजमेंट करे। एम मोटिवेशन किस लिए जरूरी होता है? जब वर्कर थक जाए, जब वर्कर स्ट्रेस में चले जाए, जब वर्कर डिप्रेशन में चले जाए, बस उसी लिए मोटिवेशन चाहिए ताकि लोग और एफिशिएंसी के रूप से काम कर सकें। सी कम्युनिकेशन का मतलब हमने जो ऑर्डर उसे दिया वो एम्प्लॉय किसी और एम्प्लॉय को वो बता दे, या फिर वो एम्प्लॉय जो उसने बताया और वो एम्प्लॉय जो उसको बताएगा वो किसी और को बताएगा, तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑर्डर। फिर कंट्रोलिंग, यानी कि SNCAT, संडे मंडे बिल्ली आ गई। एस से सेटिंग स्टैंडर्ड, एम से एक्चुअल मैनेजमेंट, सी से कंपेयर, ए से एनालाइजिंग डिपार्टमेंट और टी से टेकिंग, करेक्टिंग और एक्शन। इससे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें एक ऑब्जेक्टिव सोचना है कि हमने कुछ प्रोडक्शन करना है, जैसे कि हमने मैगी बनाया, तो मैगी में क्या बनेगा वो सोचा, तो हमने बोला कि मैगी बना। मैगी यानी कि सेटिंग स्टैंडर्ड, हमने सोचा कि वो क्या बनेगा। फिर एक्चुअल मैनेजमेंट, यानी कि अब उसके लिए कौन कौन से सामान चाहिए, मटेरियल चाहिए, वो हो जाएगा एक्चुअल मैनेजमेंट। फिर तीसरा कंपेयर, हम जब मार्केट में उसे उतारेंगे तो उसका प्राइस भी रखना पड़ेगा। उससे पहले हमें देखना है कि मार्केट में कौन कौन से इससे रिलेटेड जुड़े हुए लोग हैं, इससे जुड़े रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है
तो उस प्रोडक्ट का हमें कंपेयर करना है कि मेरा प्रोडक्ट और उसका प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। जो डिफरेंस आएगा कंपेयर कर कर उससे प्राइस लिखा जाएगा। फिर ए, एनालाइजिंग, जब हम मार्केट में क्वांटिटी और गुड्स को उतारते हैं तो उसका मार्केट में क्या प्रभाव चल रहा है और क्या प्रभाव नहीं चल रहा है, ये एनालाइजिंग डिविजनल होता है। और टी से टेकिंग करेक्शन और ड्रिल्स, यानी कि अगर गुड्स का डिमांड सही है तो टेकिंग करेक्शन कोई जरूरत नहीं है, और अगर खराब गया तो इसमें टेकिंग करेक्शन और एक्शन का बहुत ही जरूरत होता है ताकि हमें गुड्स और भी बेहतर परफॉर्म कर सके। तो गाइस, आज हम लोगों ने यहीं तक देखा और कल देखेंगे कि इसके बारे में और क्या क्या पता चलता है। तब तक के लिए धन्यवाद।